तो भाई स्टार्ट हो। कल जो मैंने करा बेटा, अगर पूछना हो तो बताइए। तो कल आप साइंस से और परसों आप आए थे, तो पहले दिन हम टेंथ। और कल मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक करा, उसका एक क्वेश्चन जरूर आएगा, है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन आएगा, और कार्बोकैटायन का भी क्वेश्चन आएगा, है ना। तो कोई क्वेश्चन तो महिमा साक्षी, कोई क्वेश्चन तो पूछ ले आप। अच्छा, बस ये रियानी कहाँ है? अच्छा, तो एक दिन आने के बाद आज आया है मुझे, बहुत दिन मैं आपकी ऑनलाइन देख रहा हूँ। बताइए क्या क्या पढ़ा है। जो मैं ज्यादातर लोगों को छुट्टी रखते हैं, जो मैं मारता है करीब हाँ बड़ा हो जाए तो बंद हो गया इसलिए आ गई। अच्छा, शाम में देख ले, इतने दिन में आया पूरे 4 महीने। क्वेश्चन है भाई आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन? विच ऑफ द फॉलोइंग is most stable, carbocation? Which of the following is most stable carbocation? Option A, option B, option C, ऑप्शन डी। निम्न में से मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है? क्वेश्चन आपका ये है कि निम्न में से सबसे ज्यादा स्थायी कार्बोकैटायन कौन सा है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है। आप चार ऑप्शन आपके सामने, विच इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। तो चार आपके सामने ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से फटाफट बताइए। कल मैंने कराया था ये क्वेश्चन, रूपाल बताइए फटाफट, इनमें से कौन सा आपका मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। पांचों हेडिंग आपकी याद है। सबसे पहले कौन सा कराया था? साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, सब स्टेबल होगा। करा था एरोमेटिक कार्बोकैटायन, फिर करा था फिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, फिर करा था एलाइल कार्बोकैटायन, फिर करा था एल्काइल कार्बोकैटायन। तो आप देखिए ये ऑप्शन में कौन सा है, फिनाइल मिथाइल। यस, जैनम तो काफी होशियार हो चुकी है, है ना। जैनब भी अब मैं लिख जैनब है, बै है बात। जैनब अब तो आप काफी होशियार हो गए हो, है ना, एकदम से। चलो बढ़िया बात है। अब इसको ही कर रहे हो। यस, वैसे साथ साथ ही पढ़ा करते हो, है ना। एक चैप्टर को क्लियर करके रखो अच्छे से। अगर मैं कहता हूँ अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द गिवन कार्बोकैटायन, ध्यान, पहले मैंने क्या कहा, पूछा क्या क्वेश्चन पूछा बेटा, पहले पूछा कि इनमें से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो बीच में आया नहीं, तो मैंने बहुत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए, तो आ जाएगा। अरे यार ध्यान बता देता यार इसे, यार फोन करके हैं। सर मैं मैसेज छोड़ दिया, आप कह रहे थे लास्ट में मैसेज डालूंगा, आपने ग्रुप में मैसेज डालना। तो मैं कह रहा हूँ चार है ये, इनमें ये चार कार्बोकैटायंस हैं। अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इन चारों कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, चार कार्बोकैटायन है, चारों को स्टेबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो मैं कह रहा हूं देखिए, सबसे कम स्टेबल आपका है बी ऑप्शन वाला, उससे ज्यादा है आपका डी ऑप्शन वाला, उससे ज्यादा आपका ए वाला, सबसे ज्यादा आपका सी है।
ये स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है चारों कार्बोकैटायन की। या तो क्वेश्चन से पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है या सबसे कम स्टेबल है, या तो ये क्वेश्चन होगा, या फिर क्वेश्चन होगा कि 4 कार्बोकैटायंस दे दिए गए हैं, उन चारों कार्बोकैटायंस को स्टेबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। या तो ऐसे पूछा जाएगा या फिर ऐसे पूछा जाएगा। कार्बोकैटायंस का क्वेश्चन अक्सर आएगा, पक्का जरूर आएगा, आएगा क्वेश्चन जरूर आएगा आपका कार्बोकैटायन का। दूसरा क्वेश्चन पूछ लो है। एक क्वेश्चन मैं आपका फिर बता रहा हूँ, वही मैं क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, increasing order of stability of the following compound, एक आपके पास है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपका A है। फिर आपके पास B जो कंपाउंड है, ये आपके पास B कंपाउंड है। फिर आपके पास C कंपाउंड ये है। ये 4 आपके पास कंपाउंड है। इन चारों कंपाउंड को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की जगह आप यहाँ एसिडिटी लिखो, एसिडिटी लिखो आप, एसिडिटी में बताओ आप, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, एसिडिटी का बताओ। तो 3 कंपाउंड है आपके ABC, तीनों को एसिडिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। आंसर आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, सबसे कम एसिड कौन होगा, उससे ज्यादा कौन होगा, और सबसे ज्यादा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। मैं कह रहा हूं कि C सबसे कम एसिड है, उससे ज्यादा A है, उससे ज्यादा B है। रूपल ये मैंने ऑप्शन लिखा, लेकिन आंसर बताना, खुशी नहीं आई क्या? C सबसे कम एसिड है, क्यों? उससे ज्यादा एसिड आपका A है और सबसे ज्यादा एसिड आपका B है। रिहान आप इसका रीजन बताएंगे बेटा, कि आपके पास 3 कंपाउंड है, तीनों कंपाउंड को एसिडिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, और एसिडिटी का मतलब है कि कौन सा कंपाउंड इजीली H प्लस आयन रिलीज करेगा, जो जितनी इजीली H प्लस आयन रिलीज कर देगा उतना ही ज्यादा एसिड होगा। दूसरी बात क्या कही थी मैंने कहा था कि कंपाउंड को H प्लस आयंस देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, H प्लस आयंस देने के बाद जो एसिड एनायन बनाएगा, उस एसिड एनायंस की स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगी तो कंपाउंड की एसिडिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहाँ अगर आप अगर इसमें से आप H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, ये H निकाल रहे हो आप, H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस आपका H प्लस आयंस होगा। इस कार्बन पर हाइब्रिडेशन Sp है, Sp हाइब्रिडेशन है तो स्टेबल एनायंस माना जाता है, एसिडिक नेचर का होता है ये H एटम, है ना। H एटम्स ऑफ इथाइन इज एसिडिक इन नेचर। ये तो लिखा मैंने A के बारे में। फिर B के बारे में लिख रहा हूँ, देखिए पॉइंट आपका, यहाँ H आपका, ये यहाँ पर H है, यहाँ के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में यहाँ दे रहा हूँ। ऐसा करने पर तो ये जो आपका एसिड एनायन बना है रियान, ये एसिड एनायन एरोमेटिक होगा। मैंने एरोमेटिसिटी जब पहले लेक्चर में पढ़ा था तो वहां पर बताता है एरोमेटिक होगा, तो एरोमेटिक है। उसके बाद फिर आपका पॉइंट ये बना, देखें यहाँ पर ये H फिर आप निकाल दे यहाँ से बेटा, इस H को निकालने पर जो ये आपका एसिड एनायन बना है, ये जो एसिड एनायन बना है, इसे क्या कह रहा हूँ बेटा मैं, इसे कह रहा हूँ एंटी एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक सबसे कम स्टेबल बताया था मैंने, एरोमेटिक को सबसे ज्यादा स्टेबल बताया था, रिहान बताया था। तो यहाँ जो B का जो एसिड एनायन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। एसिड एनायन ऑफ कंपाउंड B इज मोर स्टेबल, इट मीन्स कंपाउंड B विल बी मोर एसिडिक इन नेचर। ये बात मैंने कही थी कि जिस कंपाउंड का एसिड एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, कंपाउंड उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। तो एसिडिटी ऑफ अ कंपाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द एसिड एनायन।
ये बात मैंने कही थी आप लोगों से, लिखवा रखी ये बात मैंने आप लोगों को, ठीक है। ये बात मैंने आप लोगों को लिखवाई हुई है कि एसिड एसिडिक नेचर जो होगी एसिड एनायन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल इनमें कौन होगा, ये वाला, इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक कंपाउंड हो गया बी। सबसे कम कौन होगा, क्योंकि एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक सी सबसे कम हो गया, तो ये आपका सबसे कम हो गया, तो सी ए बी, ठीक है। तो आपसे ये बात मैंने बताई थी, बीच में आपसे समझाई थी, यानी एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में ये बात बताई थी आप लोगों से। अब महिमा आप बताइए कौन सा क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चंस ऐसे पढ़ने होंगे आप लोगों को, जब इतनी डेप्थ में ऐसे क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे तो छोटे मोटे क्वेश्चंस तो फिर वैसे ही हो जाया करते, या ना। क्वेश्चंस पढ़ो तो ऐसे पढ़ो बेटा, ठीक है। कौन से वाला बेटा, हाँ मैंने कहा था, यहाँ अगर आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है प्लस H2 है, और यहाँ निकिल की प्रेजेंस में आपकी एथीन है, और यहाँ एथीन से एथेन बना, इथेन से आपका क्या बना है, इथेन बना, प्लस यहाँ एनर्जी, एनर्जी ई ऑफ इथेन, हाइड्रोजनेशन, एनर्जी ऑफ एथेन E1 मान लेता हूँ, चलो। उसके बाद मैंने क्या कहा था, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड आपका CH2 हो गया, प्लस आपका H2 हुआ, ये आपका निकिल हुआ, यहाँ आपका प्रोपेन बना, प्रोपेन से ये आपकी E2, E1 एंड E2 आर हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, क्या है ये, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। इन दोनों को मैं क्या कह रहा हूं, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है ये। और मैंने कहा क्या, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एथीन यानी E1 ग्रेटर देन E2, ये बात मैंने कहा था कल आपसे। मैंने कहा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एथीन इज मोर देन द प्रोपीन, क्योंकि अगर ये आपका प्रोपीन है, प्रोपीन के पास ये अल्फा कार्बन है, और कितने अल्फा एच हैं इसके पास, 3 अल्फा एच हैं, इसके पास कोई अल्फा कार्बन नहीं है, तो वो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। ये आपका लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, कंपैरेटिवली बात कर रहा हूं। ये क्या आपका लेस स्टेबल, लेस स्टेबल का मतलब समझ लोगे, मोर रिएक्टिव। ये क्या आपका मोर स्टेबल, मोर स्टेबल का मतलब क्या होता है, लेस रिएक्टिव। जो मोर रिएक्टिव होगा, ये मोर रिएक्टिव है तो ज्यादा हीट आप रिलीज होगी, ये लेस रिएक्टिव है तो कम हीट रिलीज होगी। तो हीट ज्यादा रिलीज किस, कौन सा कंपाउंड ज्यादा हीट रिलीज करेगा, जो कंपाउंड आपका लेस रिएक्टिव, लेस स्टेबल होगा और मोर रिएक्टिव होगा। तो लेस स्टेबल मोर रिएक्टिव है, जो आपका लेस स्टेबल होता है वो आपका मोर रिएक्टिव होगा। क्लियर हुई बात ये, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन से पता चला कि यहाँ जिसमें हाँ ना, अक्सर क्या होता है एल्कीन का केस हम देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के रिस्पेक्ट में, केस ऑफ एल्कीन स्टडी इन द रिस्पेक्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, ये बस याद रखना। वो तो बॉइलिंग पॉइंट का तो डिपेंड करता भी है मॉलिक्यूलर मास पे, जिसका ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट। चलो तो वैसे तो याद रखना, केवल रिएक्शन से याद रखिए और लिख। अब बता क्वेश्चंस कौन सा था, यही था या कुछ और पूछना था, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं बेटा, हाँ बेटा, इसमें एरोमेटिसिटी का कैसे पता चलेगा, मैंने पहले दिन पढ़ाया था, अब शायद उस दिन एब्सेंट थे, ध्यान की कॉपी से चेक करके देखना। जो कंपाउंड साइक्लिक एंड प्लेनर होगा, each ring atom should have the sp2 hybridations होगा, कंपाउंड शुड बी फुल्ली कॉन्जुगेटेड होगा, फॉलो द हकल रूल। चार कंडीशंस हैं, अगर कोई कंपाउंड या कोई स्पीसीज उन चारों कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रहा तो एरोमेटिक होगा, नहीं कर रहा तो एरोमेटिक नहीं होगा। तो एरोमेटिसिटी की कंडीशन देखनी, ये एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि यहाँ हक्कल रूल को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा।
ये आपका ब्रेसलो रूल एंटी एरोमेटिसिटी कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है। तो एरोमेटिसिटी एंड एंटी एरोमेटिसिटी दोनों मैंने लिखवाई हुई हैं, वहां पर देख समझ आ जाएगा। मैंने लिखवा सारी ध्यान से बता दो बेटा, समझा दे एक बार, ठीक है। बाकी आप लोगों को तो सबकी समझ में आ गया था एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है, आज लिखो फटाफट। कार एनायन, कार्बोकैटायंस आपका डिटेल में हो चुका है ना। कार्ब एनायन, CARBANIONS, कार्ब एनायंस। कार्ब एनायंस लिखेंगे। दोज ऑर्गेनिक स्पीसीज, those organic species which having negatively charged carbon, which having negatively charged carbon with an available pair of electron, with an available pair of electron are called carb anions, are called carb anions। हाँ एक बार रिपीट करता हूँ। those organic species which containing negatively charged carbon, negatively charged carbon with available pair of electron, with available pair of electron are called, with available pair of electron are called carb anions, are called carb anions। देखिए कैसे क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पॉइंट आपका। सी सिंगल बॉन्ड, सी के साथ यहाँ पर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एक कार्बन का तो एक जेड का है यहाँ पर ये। और मैं यहाँ कर रहा हूँ हेट्रोलाइसिस, HETEROLYSIS। हेट्रोलाइसिस का मतलब होता है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग में जो आपका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरा का पूरा किसके पास चला जाएगा, कार्बन के पास चला जाएगा। तो यहाँ कार्बन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपका ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज के साथ पेयर अवेलेबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, जेड आपका पॉजिटिव हुआ। यहाँ मैं लिख रहा हूँ हियर सी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन जेड। तो यहाँ कार्बन जो है वो क्या आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हियर सी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन जेड की कंपेयर में सी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऐसे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया, कार्बन के पास चला गया। इसको क्या कह रहे हो आप, कार्ब एनायन। क्या बना आपका, रिएक्टिव इंटरमीडिएट कार्ब एनायन बना है, ठीक है। तो याद रखना जिस वो ऑर्गेनिक स्पीसीज जिसमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज के साथ साथ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, उसे आप क्या कहेंगे, कार्बन आयन कहेंगे, ठीक है। याद रखेंगे टू टाइप्स का, यानी कार्बन आयंस पर स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन आयंस अगर आपने लिखना हो तो इस टाइप से, स्ट्रक्चर ऑफ कार्ब एनायंस, स्ट्रक्चर ऑफ कार्ब एनायंस। देखिए अगर सी के साथ यानी मिथाइल कार्बन आयन की बात करते हो तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका ये है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, एक आपका H यहाँ, एक आपका H यहाँ, एक आपका H यहाँ, ऐसे ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ नेगेटिव चार्ज कार्बन है विद अवेलेबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका। तो हाइब्रिडेशन जो होगा इस पे क्या होगा, sp3 पिरामिडल स्ट्रक्चर्स होगी इसकी, पिरामिडल हाइब्रिडेशन क्या होगा इस पे, sp3। याद रखना sp3 हाइब्रिडेशन होगा। दूसरी साइड इसी में अगर आपका कार्बन आयन इस टाइप का हो, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 नेगेटिव, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर है। दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड,
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। जब कॉन्जुगेशन में है तो ये पेयर आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरह बिहेव करेगा। एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स नेवर पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन में, यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स नेवर पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, इसका मतलब है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में योगदान नहीं करते। यहाँ पर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्ट एज अ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ वाला पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व होगा। अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है तो वो हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व होगा। ये होगा वो नहीं होगा। तो याद रखना कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहीं पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व तो नहीं हो रहा, कहीं कॉन्जुगेशन में तो नहीं है। अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है तो हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा, ये बात याद रखनी। तो यहाँ इस कार्बन पर आप कितने देखते हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड है इस कार्बन पर? इस कार्बन पे 4 सिग्मा बॉन्ड है, सॉरी 3, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड हुए तो हाइब्रिडेशन क्या बना आपका? sp2। तो ऑलमोस्ट इसकी स्ट्रक्चर्स क्या होगी? प्लेनर। याद रखेंगे अगर sp2 हाइब्रिडेशन है तो स्ट्रक्चर प्लेनर होगी, अगर sp3 हाइब्रिडेशन है तो पिरामिडल होगी। तो रियान ये बात माइंड में सेट करके रखनी बेटा कि हाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में है या नहीं है, या आपको चेक करना है खुद की कॉन्जुगेशन में है या नहीं है। मलिका समझ रही बात, या दोबारा से बताऊं बेटा? क्योंकि ये बात याद रखनी। देखिए अगर मैं कहता हूँ चलो ये आपके पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ साथ यहाँ पे CH2 के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब मैं पूछ रहा हूँ मलिका कि इस कार्बन पर हाइब्रिडेशन बताओ बेटा क्या होगा इस कार्बन पर हाइब्रिडेशन, हाइब्रिडेशन ऑन दिस कार्बन। तो आपका आंसर क्या होगा? सोचना होगा आपने कि हाँ ठीक है सर, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना ये इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, इसका मतलब ये हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा तो इस पर हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2 होगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, तो रूपल अगर मैं कहता हूं कि इस पर हाइब्रिडेशन क्या होगा तो क्या बताओगे आप? क्योंकि ये लॉन पेयर पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड से सेपरेट हो गया ये। अगर लॉन पेयर और पाई बॉन्ड सेपरेट है सिंगल सिग्मा बॉन्ड से तो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होगा, कॉन्जुगेशन में होगा। बट यहाँ ये कॉन्जुगेशन में नहीं है तो इस पर हाइब्रिडेशन आपका क्या बना? sp3 आपका। तो ये कंडीशंस क्लियर होगी कि कहाँ आप कार्बन यानी नेगेटिव चार्ज कार्बन पर sp3 हाइब्रिडेशन भी हो सकता है, sp2 भी हो सकता है। रियान क्लियर हुई बात ये कि कैसे आपको देख के पता करना कि कौन से नेगेटिव चार्ज कार्बन पर sp3 हाइब्रिडेशन है और किस पर आपका sp2 हाइब्रिडेशन है। ठीक है, चलो ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन अगर कार्बन आयंस का आएगा या तो कंडीशन या हाइब्रिडेशन वाली याद रखनी, केवल एक। दूसरी कंडीशन से याद रखनी स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। लिखो हेडिंग लिखो फटाफट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायंस में आपको याद रखना सबसे पहले आपका होगा, मैं उसे सीक्वेंस में लिख रहा हूं, जो सबसे ज्यादा स्टेबल है उसको सबसे पहले लिख रहा हूँ, जो सबसे ज्यादा स्टेबल उसको सबसे पहले, उससे फिर कम स्टेबल सीक्वेंस में लिख रहा हूँ। एरोमेटिक कार्ब एनायन, एरोमेटिक कार्ब एनायन। तो एरोमेटिक कार्ब एनायन ये आपका एरोमेटिक कार्ब एनायन है। अगर कोई आपके सामने एरोमेटिक कार्ब एनायन आता है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ये आपका एरोमेटिक कार्ब एनायन है। अगर कहीं कार्ब एनायन आपके पास ऑप्शन आता है एरोमेटिक का तो एरोमेटिक कार्ब एनायन सबसे ज्यादा होगा। दूसरा जो नंबर आपका है वह फिनाइल मिथाइल, फिनाइल मिथाइल कार्ब एनायंस, फिनाइल मिथाइल कार्ब एनायंस। तो यहाँ पर देखिए सी, अब मैं
ध्यान, बार बार बेंजीन रिंग बना के मैं सिर्फ पीएच लिख दूं तो पीएच से आप समझ रहे होंगे फिनाइल, फिनाइल का मतलब बेंजीन रिंग, समझ रहे हो ना। तो यहाँ मैंने बेंजीन रिंग ना बना के फिनाइल लिख दिया, यानी बेंजीन रिंग ही है, यानी पीएच का मतलब आपका ये वाली बात है कि ये फिनाइल ग्रुप है, पीएच का मतलब इस फिनाइल ग्रुप से है पीएच बराबर आपका। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये हो। उससे कम स्टेबल अगर आपके सामने दो पीएच हैं, दो फिनाइल ग्रुप हैं, और उससे कम अगर एक ही फिनाइल लगा हुआ है आपका, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया फिनाइल मिथाइल कार्बेनाइंस का। तीसरा केस होगा आपका एलाइल, एलाइल कार्ब एनायंस, एलाइल कार्ब एनायंस सबसे ज्यादा जो आपका यहाँ स्टेबल होगा ये वाला एलाइल कार्ब एनायन, उससे कम CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C के पास नेगेटिव चार्ज है, एक का H है तो एक मैंने नीचे मिथाइल लिख दिया Me का मतलब क्या होता है मिथाइल, CH3 होता है इसका मतलब। इसके बाद आपका इससे भी कम स्टेबल आपका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक मिथाइल इधर हो गया तो एक मिथाइल आपका इधर हो गया। मिथाइल ग्रुप लगाने से एलाइल कार्बन आयंस की स्टेबिलिटी क्यों बढ़ रही जैनब, मिथाइल ग्रुप लगाने पर एलाइल कार्बन आयंस की स्टेबिलिटी क्यों घट रही, क्योंकि अगर ये अनस्टेबल है ना, ये अनस्टेबल है तो इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, क्योंकि इसकी टेंडेंसी इस टेंडेंसी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की है, इसलिए रिएक्टिव है इंटरमीडिएट। तो यहाँ क्या है, यहाँ इस पे कोई नहीं, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में तो है, साथ ही साथ ये मिथाइल ग्रुप क्या करता है अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है किसको, इसको, और इस इधर ये दो मिथाइल ग्रुप इसको दे रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो। तो यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स किसको हो गए, इस कार्बन पर। जैसे कोई पहले से एक आवारा हो, कोई आवारा स्टूडेंट्स हो और उसके पास आवारागर्दी तभी करता है जब उसके पास ठीक ठाक सा पैसा हो, जब पैसा उसके पास होगा तो आवारागर्दी करेगा। तो यहाँ अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैं इसके पास पैसा मानता हूँ तो इसके लास्ट वाले दोनों फ्रेंड पता है मिथाइल क्या करें, तो मस्ती कर बेफिक्र रहेगा, तेरे पास पैसे खर्च होंगे तो हम दे देंगे, उसे और बेचैन कर रहे हैं, तो दोनों मिथाइल ग्रुप उसको और अनस्टेबल कर रहे हैं, उसको क्या करें तो बेफिक्र होकर मस्ती कर, हम तेरे साथ में हो। तो इसलिए मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट जो होते हैं, प्लस आई इफेक्ट कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है, माइनस आई इफेक्ट ग्रुप जो होंगे वो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो ये आपको सीक्वेंस, उसके बाद आपका चौथा जो आपका है वो है आपका एल्काइल, एल्काइल कार्ब एनायन, एल्काइल कार्ब एनायंस सबसे ज्यादा स्टेबल जो होगा आपका मिथाइल वाला होगा, एल्काइल में सबसे ज्यादा ये, उससे कम, क्योंकि यहाँ भी ये आर जो ग्रुप है प्लस आई इफेक्ट की तरह काम कर रहा है, सबसे कम आपका तो यहां से लेकर आपको सबसे पहला आपको हेडिंग अलग से हो गया। अगर कहीं चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन एरोमेटिक कार्बन आयन का है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उससे कम स्टेबल फिनाइल मिथाइल कार्बन आयंस का होगा, उससे कम स्टेबल एलाइल कार्बन आयंस होगा, उससे कम आपका एल्काइल कार्बन आयंस होगा। तो याद रखेंगे सीक्वेंस को कि हाँ ठीक है जी, सबसे पहले एरोमेटिक कार्बन आयंस देखते हैं, अगर कहीं किसी ऑप्शन में एरोमेटिक कार्बन आयंस है तो सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद अगर एरोमेटिक नहीं है तो कहीं फिनाइल मिथाइल को देखो, वो ज्यादा स्टेबल होगा, फिनाइल मिथाइल के बाद अगर एलाइल कुछ भी, यानी इनमें से चार में से देगा, अलग से कोई थोड़ा देगा कि अलग से कोई ऐसा ऑप्शन बना देगा, इन चार में से कोई ऑप्शन होगा, सीक्वेंस है ऐसे याद रखते हैं। कार्बोकैटायंस में एक एक और हेडिंग था, सबसे पहला था साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, वहां पांच थे, यहाँ चार हैं, तो उसमें पांच थे इसमें चार हैं, तो चारों आपको ऐसे याद रखने, ठीक है। क्वेश्चंस लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, देखो ध्यान से। अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी of the following carbanions, arrange in the
डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, decreasing order of stability of the following carb anions एक आपके पास CH3 नेगेटिव है, दूसरा CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव है, तीसरा CH3 CH2 नेगेटिव है, और चौथा जो आपका CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव है। ये चार आपके कार्बन आयंस हैं। ये फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, तो ये आपका फोर्थ हुआ। और आंसर इनका क्या करना, आपने क्या कह रहा हूं मैं, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे ज्यादा स्टेबल को पहले लिखना है, उससे कम को बाद में, उससे कम को बाद में। देखिए मेरे यान क्या कह रहा हूँ, उस कंडीशंस को माइंड में सेट करो। ऑन इंक्रीजिंग एस कैरेक्टर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इंक्रीजेज। ऑन इंक्रीजिंग एस कैरेक्टर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इंक्रीजेज। यानी जो हाइब्रिडेशन है, हाइब्रिडेशंस में एस कैरेक्टर की परसेंटेज बढ़ने के साथ साथ कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। मैंने क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। इस नेगेटिव चार्ज कार्बन है, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसका इन्वॉल्व नहीं है किसमें, कॉन्जुगेशन में। इसका मतलब इस पर हाइब्रिडेशन आपका sp3 होगा। यहां अगर इस पे देखता हूं, इस कार्बन पे, तो क्या बताएंगे, बताओ। इस कार्बन पर अगर मैं यहाँ सिंगल बॉन्ड H लिख लेता हूँ, चलो ऐसे करके, एक सिग्मा बॉन्ड इधर, एक सिग्मा बॉन्ड इधर, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, क्योंकि जिस कार्बन एटम पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसी पर पाई बॉन्ड है। इसका मतलब दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है। कॉन्जुगेशन में नहीं है तो ये रेजोनेंस में, यानी रेजोनेंस नहीं करे, रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ एक सिग्मा ये भी सिग्मा पेयर की तरह काम करेगा। कितने सिग्मा बन गए, तीन। तीन का मतलब हाइब्रिडेशन sp2, इस पर हाइब्रिडेशन sp3, इस पर हाइब्रिडेशन क्या होगा बताओ। दो तो पाई बॉन्ड है, तीन में दो पाई, एक सिग्मा और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हाइब्रिडेशन हो गया sp, हाइब्रिडेशन हो गया। तो sp3 में s कैरेक्टर कितना होता है, 25%। यहाँ कितना हुआ, 50%। यहाँ कितना हुआ, 33.3%। तो सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर किसमें आपका, और में। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, और उससे कम कौन हुआ, सेकंड में 33.3% है। उससे कम कौन होगा, sp3 वाला, sp3 वाला। तो sp3 कौन है, CH3 नेगेटिव एंड CH2 नेगेटिव। ज्ञानक बताएगी इन दोनों में से कम स्टेबल कौन है और ज्यादा कौन है, इन दोनों में से कम कौन है और ज्यादा कौन है। CH3 मोर स्टेबल है, मिथाइल कार्ब एनायन मोर स्टेबल देन द इथाइल कार्ब एनायन। वजह, ये जो मिथाइल ग्रुप है ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, और प्लस आई इफेक्ट मैंने बता दिया कि कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी को घटाता है। प्लस आई इफेक्ट डिक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्ब एनायन। तो इसका मतलब ये कम स्टेबल हो गया। तो सबसे ज्यादा स्टेबल आपका फोर्थ, उससे कम आपका सेकंड, उससे कम आपका थर्ड, उससे कम आपका फर्स्ट, और सबसे कम आपका थर्ड। तो ये आपको याद रखना है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है तो CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव स्टेबल, उसके बाद आपका CH3 नेगेटिव है, और सबसे कम इनमें CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव ये वाला है। तो चारों कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर आपके साथ। तो याद रखना, अगर कहीं किसमें आ जाता है, वाइब्रेशन का केस ऐसे आ जाता है, तो इस केस को याद रखना, ठीक है। सलीके से एक बार पढ़ते हैं, बार बार नहीं पढ़ते कि हाँ इतना सारा टाइम वेस्ट करते हैं, नहीं, एक बार सलीके से तरीके से एक बार टॉपिक को पढ़ो और अपना हो गया क्लियर। तो इसमें एक अलग से पॉइंट, ये एल्काइल के केस में है, ये वाली कंडीशंस जो मैंने लिखी है,
जैनब वो जो केस है अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनेंस, वो एल्काइल में ही है, क्योंकि एल्कीन एल्केन एल्काइन इसी में जाएंगे ये चौथे हेडिंग के यहाँ, एल्केन एल्कीन एल्काइन। एल्काइन का कार्बोनेंस सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम स्टेबल एल्कीन का, उससे कम स्टेबल एल्केन का। एल्केन में भी जो प्लस इफेक्ट शो करेगा वो कम, जो नहीं करेगा वो ज्यादा। एल्केन के केस में प्लस इफेक्ट को भी याद रखना है। आयात समझ गए बेटा, क्लियर है पॉइंट? चलिए उसके बाद फिर हमें क्या करना, जो अक्सर आप लोगों के पास क्वेश्चंस आता है, क्वेश्चंस आता है किसका, फिनाइल मिथाइल कार्ब एनायन। हेडिंग कर लेंगे स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल मिथाइल कार्ब एनायन। पहले उतार लो उधर से, इधर से फिर मैं बोल रहा हूँ। स्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल मिथाइल कार्ब एनायन। स्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल मिथाइल कार्ब एनायन। आपने भी एल्केन एल्काइन बताया था, एल्काइन ज्यादा स्टेबल है या सबसे ज्यादा एल्काइन, उससे कम एल्कीन, उससे कम एल्केन। एल्केन में भी क्या कंडीशन करनी, जिसमें प्लस इफेक्ट है वो कम, जिसमें कोई इफेक्ट नहीं है वो ज्यादा। सबसे ज्यादा एल, क्योंकि एल्काइन में एसपी एसपी एडिशन होगा, एल्कीन में sp2 होगा, और एल्केन में sp3 होगा। उसी हिसाब से कंडीशंस बताएंगे। यही तो कंडीशंस लिखनी बस, और क्या करना है, इन कंडीशंस को अप्लाई करना। वहां अगर क्वेश्चंस आपसे पुट अप कोई करेगा तो कंडीशंस अप्लाई करनी, और कोई तुम्हें कहीं सारे क्वेश्चंस थोड़े रट लोगे आप, कॉन्सेप्ट याद करनी। ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे वहां, अप्लाई करते ही आंसर का पता चल जाएगा। कॉन्सेप्ट तो अप्लाई करनी हुआ करती है क्वेश्चंस पे। अगर आप सोच रहे कि क्या मुझे सारे क्वेश्चन रटे पड़े, नहीं, कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा, कंडीशंस देखूंगा, क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा आपने क्या, स्टेबिलिटी ऑफ सबस्टिट्यूटेड फिनाइल मिथाइल कार्ब एनायन। हेडिंग है आपका नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ सबस्टिट्यूटेड फिनाइल मिथाइल कार्ब एनायन। स्टेबिलिटी ऑफ सबस्टिट्यूटेड फिनाइल मिथाइल कार्ब एनायन। फिनाइल मिथाइल कार्ब एनायन, फिनाइल मिथाइल कार्ब एनायन, ये हेडिंग है बेटा आपका, स्टेबिलिटी ऑफ सबस्टिट्यूटेड, सबस्टिट्यूटेड यानी कोई ग्रुप क्या हो जाएगा उस पर, सबस्टिट्यूट हो जाएगा कोई ग्रुप, सबस्टिट्यूटेड फिनाइल मिथाइल कार्ब एनायंस, फिनाइल मिथाइल कार्ब एनायंस। देखो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट लिखो फर्स्ट करके, ए करके लिखो, फिनाइल मिथाइल, फिनाइल मिथाइल कार्ब एनायंस, कार्ब एनायंस which substituted by, which substituted by electron withdrawing group, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ग्रुपल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए पॉइंट आपका CH2 नेगेटिव, ये फिनाइल मिथाइल कार्बन आयन है। इसके बाद फिर मैंने लिखा यहाँ CH2 NO2 लगाया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ बेटा, CH2 नेगेटिव, यहाँ पर आपका NO2, उसके बाद फिर आपका ये CH2 नेगेटिव NO2 हुआ, ये आपका फर्स्ट हुआ। सेकंड
ये आपका थर्ड, फोर्थ। ये आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप द्वारा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होता है? जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉनों को खींचते हैं, विड्रॉ करते हैं, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो NO2 जो है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और इन चारों को स्टेबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। और देखिए मैं क्या कहता हूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। आंसर अपने आप करके बताना रियान में, देख मैं क्या कह रहा हूँ उसमें। सबसे कम स्टेबल जो आपका होगा, जो प्लस आर इफेक्ट, उससे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट, उससे ज्यादा विदाउट सब्स्टिट्यूटेड, यानी कोई सब्स्टिट्यूएंट उस पर नहीं लगा हुआ, विदाउट सब्स्टिट्यूटेड। ये विदाउट सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल मिथाइल कार्बोनायन है, उन पर सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। उसके बाद आपका माइनस आई वाला, उसके बाद आपका माइनस आर। तो ये आपको ट्रिक याद रखनी है कि सबसे कम जो फिनाइल मिथाइल कार्बोनायन सबसे कम स्टेबल होगा तो कौन होगा? वो जिस पर प्लस आर इफेक्ट वाला सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। उससे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा जिस पर प्लस आई वाला लगा हुआ, यानी 5 वाला उससे ज्यादा स्टेबल। और माइनस और ज्यादा, माइनस आई वाला और ज्यादा, सबसे ज्यादा कौन होगा? माइनस आर वाला। आयत बताओ, तुम्हें बताना बेटा। ये आयत मैं पहले कई बार डिस्कस कर चुका हूं। आपने बताना कि ये जो ऑर्थो मेटा पैरा तीन लगे हुए हैं बेटा, सब्स्टिट्यूएंट NO2 तीन जगह लगे हुए हैं, ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे। तो आपने बताना कहाँ माइनस आर होगा, क्योंकि NO2 ग्रुप माइनस आर इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है। NO2 ग्रुप शो क्या करेगा? माइनस आर इफेक्ट शो करता है NO2 ग्रुप। ध्यान इस बात को पता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप शो द माइनस आर इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप शो द प्लस आर इफेक्ट। इस बात का तो मैंने लिखवा क्या पता है आप लोगों को, है ना? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप शो द माइनस आर इफेक्ट, ग्रुप वाले साथ को पता है। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप शो द प्लस आर इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं बेंजीनिन को, प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं बेंजीनिन से, माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं। ये बात मैंने आप लोगों से बताई हुई है। तो यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लग रहा है? यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लगा हुआ? माइनस आर। यहाँ पर माइनस आई, यहाँ पर प्लस सॉरी माइनस आर। क्लियर हुई बात? और ये आपका पाई हो गया, इस पर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो आंसर क्या कहोगे कि सर सबसे कम आपका, सबसे कम आपका फर्स्ट हो गया, उससे ज्यादा माइनस आई हो गया, और उससे ज्यादा सेकंड एंड फोर्थ। देखिए जब पहले दिन मैंने पढ़ा था उस दिन कहाँ कुछ भी समझ नहीं पड़ रहा था तुम्हें। अब अगर पहले दिन से ऐसा पढ़ना करते तब तो उड़ने लगते आप। एक बार अगर छत से भी नीचे कूदते तो ये ऐसा कॉन्फिडेंस होता, हाँ उड़ के बच जाएंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ये कहते हैं कि कॉन्फिडेंस का खेल होता है और कुछ नहीं है। कॉन्फिडेंस जिसके अंदर बिल्डअप हो गया समझ लो अच्छा कॉम्पिटिटिव हो गया, वो कंपटीशन को ज्यादा टफ नहीं मानो, सिर्फ कॉन्फिडेंस की बात होती है। अब मुझे सेकंड एंड फोर्थ में बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा? सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ में जो, यस मैंने कह रखा, क्या कंडीशंस कह रखी मैंने, रूपल क्या कंडीशंस कही थी कि यहाँ सेकंड और फोर्थ में माइनस आर इफेक्ट सेम है। माइनस आर इफेक्ट जितना यहाँ लग रहा है उतना ही माइनस आर इफेक्ट यहाँ। क्या कहा था मैंने? यानी रेजोनेंस इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। रेजोनेंस इफेक्ट कभी कभी आएगा, फिर तो ऐसे ही नींद आती है ना। अच्छा रेजोनेंस इफेक्ट इंडिपेंडेंट टू द डिस्टेंस, रेजोनेंस इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, बट इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस। तो यहाँ पर ये CH2 नेगेटिव के पास है, ये NO2, इसका मतलब यहाँ पर आई माइनस आई इफेक्ट और यहाँ माइनस आई इफेक्ट। तो यहाँ माइनस आई इफेक्ट मोर इफेक्टिव है क्योंकि पास में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड। अब इल्मा शायद समझ आ गई होगी, कंडीशंस बड़े अच्छे सलीके से, नहीं तो अगर ऐसा ना बताता तो चाहे मैं आपको 100 क्वेश्चन दे देता, नहीं समझ पाते कि कहाँ क्या हो रहा है।
तो कल से क्वेश्चंस नहीं छूटना चाहिए। आप लोगों को पता है पिछली बार भी क्वेश्चंस आए थे, कार्बन आयंस कार्बन कैटायंस का इनमें क्वेश्चंस आता है, इस बार भी क्वेश्चंस आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा पहले दूसरा हेडिंग करो इसका, बी लिखो, बी पोर्शन लिखो, इसका बी पार्ट, बी पोर्शन उतार दिया क्या ये, Yes, sir. Yes, sir. यहाँ क्या लिखो, इसी में हेडिंग चेंज कर रहा हूं मैं, फिनाइल मिथाइल कार्बन आयंस विच सब्स्टिट्यूटेड बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का हो चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का हो, एक ही बात है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का हो चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का हो, एक ही बात है। तो जहां जहां मैंने NO2 लगाया था वहां वहां पर मैं NHCH3 लगा रहा हूं, NHCH3। NHCH3 कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस आर या माइनस आर, प्लस आर इफेक्ट शो करता है ये। NHCH3 कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस आर, क्योंकि यहाँ N के पास पाई बॉन्ड नहीं है, जो N बेंजीन से जुड़ा हुआ है उस N पर पाई बॉन्ड नहीं है। अगर इस N पर पाई बॉन्ड होता तो ये माइनस आर इफेक्ट शो करता, अब पाई बॉन्ड नहीं है तो ये प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है। तो यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसको दे रहा है ये, बेंजीन रिंग को डीलोकलाइजेशन के दौरान। यहाँ नहीं देगा, ये भी देगा अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ क्या लिख रहे हो आप, प्लस आर इफेक्ट। यहाँ क्या लिख रहे हो, यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है, समझ रहे हो। यहाँ पर ये क्या कहेगा, प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। तो बोलो फटाफट आप इसका आंसर अपने आप बताओ। ट्रिक तो यही रखनी है याद आपने, जो मैंने अभी लिखवा रखी है आप लोगों के सामने। सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आंसर में सेकंड एंड फोर्थ तो आपने लिखा यहाँ, सेकंड एंड फोर्थ, फिर फर्स्ट आएगा, फिर हो गया आपका फर्स्ट, फिर हो गया आपका थर्ड। तो सेकंड एंड फोर्थ में कौन ज्यादा स्टेबल है, सेकंड वाला, क्योंकि ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ये भी माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो आपका सेकंड जो हो गया ज्यादा स्टेबल हो गया, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड। अब आप क्वेश्चंस अपने आप करके बताएंगे, जिससे पूछा जाएगा वो बताएगा, क्वेश्चंस लिख रहा हूँ एक ही, ठीक है। इसे उतार दो फटाफट, फिर मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ। Arrange in the increasing order of stability, increasing order of stability of the following carb anions, of the following carb anions. इनको स्टेबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है फटाफट से, पहले उसे उतारिए फिर इधर क्वेश्चंस को लिखिए। फर्स्ट लिखो फटाफट, क्योंकि मैं तब आज में टाइम पहले निकल जाता है सारा, है ना, पता ही नहीं चल रहा है छोटे दिन। नहीं तो तुम्हें सर पता नहीं चलता है। मलिका का नंबर है इस क्वेश्चंस को बताने का। ये क्यों हंसा है इतना,
किसी में लड़ाई करानी हो तो ऐसा बहुत अच्छा तरीका है, एक ही मसला है ना फिर। चलो मलिका बताओ, सोच के बताओ, कोई बात नहीं, ट्राई करो, ऐसी कोई बात नहीं, ट्राई करें, ऐसा कुछ नहीं। जितने टॉपिक आपसे कराए जा रहे हैं ना सारे, बस इन्हें सलीके से कर लो तो क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलेगा, इसके इर्द गिर्द बहाने से। सर मैंने करा था इसका पीवाईक्यू, यही आ रहे थे, अरेंज की ऑर्डर, अरेंज की ऑर्डर, सारे वही। सारे करके देख ले इसके बाद, इसके बाहर नहीं होगा। रियान, अगर मलिका नहीं बता पाई तो फिर उसके बाद आपका नंबर है, और तीसरे नंबर पर जैनब है, बस तीन को किसी एक कौन सा बताना है, बताओ फटाफट, टाइम अब टाइम नहीं लगाओ, इसमें तो मुझे थोड़ी सुस्ती से आ जाती है। मैं एक कम लिख रहा हूँ, सेकंड, बिल्कुल। क्योंकि स्लो स्पीड करा के ना, बोल बेटा, मलिका बोलो, आओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम आ जाओ। हाँ, बंद कर। सर जी बच्चे आ गए। बहुत आफत है, बच्चे नहीं आए। सबसे पहले बोलो मलिका, बोलो, इंक्रीज में लगाना। सबसे पहले फर्स्ट, थ्री, फोर्थ एंड सेकंड में कंफ्यूजन है, फोर्थ एंड, अच्छा फोर्थ एंड सेकंड में कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, चलो इतना तो ट्राई किया। बोलो भाई, अगर फोर्थ और सेकंड सही है तो ठीक है, ठीक बोलो, नहीं तो कंफ्यूजन है तो कंफ्यूज दूर करें आप। नहीं सर, सेकंड फोर्थ, सेकंड फोर्थ है, सेकंड का मैं, ये सर सर फोर्थ की जगह सेकंड आएगा, सेकंड की जगह फोर्थ हल्का सा आएगा, सेकंड एंड फोर्थ में एक्सचेंज करना है। कौन है इसके साथ में, सभी आप इससे सहमत हैं या कुछ और बताओ। ये मलिका, ये क्या सोचा, यहाँ कौन सा इफेक्ट लग रहा है बेटा, यहाँ कौन सा इफेक्ट लगा हुआ। एल्काइल ग्रुप ऑलवेज सो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई, ये प्लस आर, ये प्लस आर, ये फाइव, सबसे कम स्टेबल प्लस आर वाले, सेकंड एंड, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा स्टेबल आपका फर्स्ट हो गया, सबसे ज्यादा आपका थर्ड हो गया। अब सेकंड एंड फोर्थ में भी कम स्टेबल कौन है, कम स्टेबल है फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ वाला कम स्टेबल है, क्यों, तब वो दूर है ना, वो दूर है तो ज्यादा स्टेबल है, कम स्टेबल है। क्योंकि प्लस आई इफेक्ट ज्यादा किस में लग रहा, सेकंड वाले में, तो कम स्टेबल कौन होगा, सेकंड वाला। प्लस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी को घटाएगा, तो कम स्टेबल कौन हो गया, सेकंड हो गया, फोर्थ हो गया, ये इसका आंसर। सबसे कम आपका, सबसे कम आपका सेकंड, उससे ज्यादा आपका, और उससे ज्यादा आपका फर्स्ट, सबसे ज्यादा आपका। देखो मैंने मलिका, इसमें ऐसे करना था फटाफट, किस में कहा कौन सा इफेक्ट लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फटाफट, which of the following, which of the following is most stable, which of the following is most stable, A option, कार्बोकैटायंस का रेस्पेक्ट ले रहा हूं आपको, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, माइनस आई इफेक्ट एसिडिटी को बढ़ाएगा कार्बन आयन की, और प्लस आई इफेक्ट घटाएगा, माइनस आई होता तो आप फोर्थ होता सर, है ना। यस,
ठीक है, तो ये प्लस आर और प्लस आई वाले हैं केवल, एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है, प्लस आई प्लस आर के रेस्पेक्ट में सोचना था, यही तो क्लियर करने कॉन्सेप्ट आपको। डी ऑप्शन आप इन चारों में से कौन सा आपका मोस्ट स्टेबल है? विच इज मोस्ट स्टेबल? समझ गया ना, ऐसा ही क्वेश्चन आना है वहां पे। यस सर। तो देखो सबसे ज्यादा स्टेबल आपका कौन सा होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल बोलो बेटा। महिमा, सबसे ज्यादा स्टेबल बोलो। प्लस आर है, हाँ, ये वाले प्लस आर, ये वाले भी प्लस आर, ये वाले प्लस आर सी एच माइनस आई सी हो। एच माइनस आई है केवल, हाँ सर यहाँ पर केवल माइनस, यस सर। ये प्लस आर, प्लस आर, प्लस आर, प्लस आर, बी माइनस आर, ये भी प्लस आर, सर ये माइनस आर, माइनस आर, ये माइनस आई, मेटा पे है ना, यस सर। मेटा पे तो NO2 हो, वो भी ड्राइंग है, CHO है वो भी ड्राइंग है, तो दोनों माइनस आई। अब ये तो दोनों बाहर हुए, ये और ये बचा। अब प्लस आर इफेक्ट जोन से में ज्यादा इफेक्टिव होगा, प्लस आर इफेक्ट दोनों में से किस में ज्यादा इफेक्टिव है? एन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ध्यान देखो मैंने क्या कहा, ए और डी को मैंने पहले बात किया है, क्योंकि दोनों में माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अब बचा बी एंड सी, बी में इसमें प्लस आर इफेक्ट है, इसमें प्लस आर इफेक्ट है, प्लस आर इफेक्ट किस में ज्यादा इफेक्टिव है ये बात याद रखनी है, डिस्टेंस पे तो डिपेंड ही नहीं करता, बट फिर भी किस पे ज्यादा इफेक्ट, तो ज्यादा इफेक्टिव है इसमें, क्योंकि एन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ओ से कम होती है, तो एन अपना पेयर इजिली डोनेट करता है ओ की कंपेयर में, एन ओ की कंपेयर में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजिली डोनेट करता है, तो हियर प्लस आर इफेक्ट मोर इफेक्टिव देन, तो प्लस आर इफेक्ट कहाँ ज्यादा इफेक्टिव है? प्लस आर इफेक्ट मोर इफेक्टिव है यहाँ, क्योंकि अगर मैं आपसे कहता हूँ देख इधर इल्मा, सबसे ज्यादा प्लस आर इफेक्ट का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहा हूँ, प्लस आर इफेक्ट का, प्लस आर इफेक्ट ग्रुप का डिक्रीजिंग ऑर्डर सबसे ज्यादा होता है आपका NH2, उसके बाद होता है OH, उसके बाद होता है OCH3, उसके बाद होता है NHCOCH3, उसके बाद होता है OCOCH3, उसके बाद होता है कोई भी आपका ये मिथाइल एल्काइल ग्रुप आपका, ये प्लस आर पावर का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, सबसे ज्यादा प्लस आर इफेक्ट कौन सा शो करेगा? NH2 ग्रुप, उससे कम कौन शो करेगा? OH ग्रुप, उससे कम कौन करेगा? OCH3, इस टाइप से। मुझे डी वाले में कंफ्यूजन हो रहा है। डी वाले में बताओ कंफ्यूजन क्या हुआ? आई लिखा ना आपने? हाँ, क्यों सर, क्यों मेटा इसलिए? मेटा पे तो रेजोनेंस इफेक्ट आएगा ही नहीं, माइनस आर भी तो आ सकता है, क्योंकि मेटा माइनस आर तो यहाँ आएगा ही नहीं, आर तो यहाँ आएगा ही नहीं, रेजोनेंस इफेक्ट तो यहाँ, क्योंकि रेजोनेंस के दौरान यहाँ तो कोई चार्ज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आया ही नहीं, यस सर। तो यहाँ क्योंकि मेटा पे तो कहीं वहां देख लो, वहां कहीं मैं लिख रहा हूँ कोई,
यहाँ मैंने लिखा कोई रेजोनेंट आर इफेक्ट, यहाँ क्यों लिखा मैंने? नहीं लिखा। कहाँ लिखा मैंने? यहाँ किसी भी क्वेश्चंस मैंने लिखा मैंने मेटा पे प्लस आ जाए माइनस आर, लिखा ही नहीं किसी भी उसमें। माइनस आई लिखा है। माइनस आई क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि यहाँ माइनस आई इसलिए है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड डबल बॉन्ड एन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है? ज्यादा है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में अगर इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होगा तो अलोंग द सी एन बॉन्ड होगा, और सी एन बॉन्ड के अलोंग होगा तो माइनस आई है, क्योंकि एन नॉट ग्रुप है बेटा। एल्काइल ग्रुप को छोड़कर सभी ग्रुप नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में जाते हैं। मैंने कौन से लिखवाए थे प्लस आई इफेक्ट में? केवल एल्काइल ग्रुप लिखवाए हुए हैं। ट्रसीब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, इथाइल, मिथाइल ये लिखवाए हुए हैं किसमें? प्लस आई इफेक्ट में। बाकी सारे ग्रुप किसमें लिखवाए हुए हैं? माइनस आई में। मैंने कहा भी था केवल महिमा याद रखना है, एल्काइल ग्रुप शो द प्लस आई इफेक्ट, रिमेनिंग ऑल ग्रुप शो द माइनस आई इफेक्ट। की बात लिख सकते हैं। हाँ बात बात बता। हाँ तो सर मैं ये कह रही हूँ कि आपने इसी वाले को माइनस आई लगाना फिर तो वैसे डायरेक्ट करा। उसके रेस्पेक्ट में देखना बेटा, मेन तो ये है ना यहाँ करता धरता वो सिंगल ग्रुप है केवल, वो सिंगल ग्रुप है केवल। इसके रेस्पेक्ट में इसको देखना, हम इसकी स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं। हाँ वो केवल एक ग्रुप लगा हुआ है, और एक के रेस्पेक्ट में ना कोई ऑर्थ होगा, ना कोई मेटा होगा, ना कोई पैरा होगा, कुछ भी नहीं होगा। सिंगल ग्रुप के रेस्पेक्ट में क्या होगा? कोई कुछ नहीं होगा जब तक दूसरा ग्रुप ना आए कोई। ठीक है, सिंगल के रेस्पेक्ट में कोई नहीं कुछ होगा जब तक दूसरा स्टेबिलिटी पर आएगा। माइनस आए कार्बनायन की, ये कार्बोकटायन है, अच्छा अच्छा। कमी और कमी कर रहा, इलेक्ट्रॉन कमी है और कमी कर रहा है। ये ना, यही तो वहां पे दूर करना कंफ्यूजन। आप हमारे एग्जाम में भी यही करते हैं ऐसी। प्लस आर महिमा और सिंगल ग्रुप के रेस्पेक्ट में आप कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हो बेटा, सिंगल के रेस्पेक्ट में नहीं। हाँ नेक्स्ट लिखते हैं बेटा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कार्बन फ्री रेडिकल्स। कार्बन फ्री रेडिकल। पूरे क्वेश्चंस कोई चलो। नेक्स्ट है कार्बन फ्री रेडिकल। नेक्स्ट जो आपका हेडिंग है कार्बन फ्री रेडिकल। डोज ऑर्गेनिक स्पीसीज, डोज ऑर्गेनिक स्पीसीज, डोज ऑर्गेनिक स्पीसीज इन विच कार्बन कंटेनिंग ऑड इलेक्ट्रॉन। डोज ऑर्गेनिक स्पीसीज इन विच कार्बन कंटेन ऑड इलेक्ट्रॉन। odd, O double D odd, carbon contain odd electron are called carbon free radicals, are called carbon free radicals। देखो कैसे ध्यान रखना आप लोग, are called carbon free radicals। ये कार्बन है आपके पास, यहाँ पे कोई मान लीजिए ग्रुप आपका जुड़ा हुआ जी, या कोई एटम जुड़ा हुआ है, जेड आपका कोई एटम है इस टाइप से। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, यहाँ लिखूंगा मैं होमोलाइसिस, होमोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, होमोलाइसिस। तो एक इलेक्ट्रॉन्स आपका यहाँ, तो एक इलेक्ट्रॉन्स आपका यहाँ, यानी जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ऑन द बॉन्डेड एटम्स, ओवर द बॉन्डेड एटम्स।
ड्यूरिंग द होमोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द बॉन्डेड एटम। तो ये आपका कार्बन फ्री रेडिकल है, कार्बन फ्री रेडिकल होमोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग है। हियर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड जेड आर ऑलमोस्ट सिमिलर। ये बात कोई नहीं पूछता, इसमें कुछ नहीं, आपको याद रखना बस। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। और इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, बॉन्ड एंगल जो होगा इसके बीच में 120 डिग्री का होगा। हाइब्रेशंस जो होगा आपका sp2 हाइब्रेशंस होगा। ट्राइगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। बॉन्ड एंगल आपका एस बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है और sp हाइब्रेशंस है। और है कैसा ये आपका होगा पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन किसकी वजह से है, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है, प्रेजेंस ऑफ वन ऑड इलेक्ट्रॉन्स, इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। सिर्फ यहाँ इसके बीच में रिपल्सन है बेटा, इसके बीच में रिपल्सन है और इसके बीच में ऐसे रिपल्सन। CF3 की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान देख यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, CF3 CF3 रेडिकल से इसकी बात कर रहा हूँ। इस रिपल्सन के कारण यहाँ रिपल्सन है, 3 जगह आप रिपल्सन लिख लेंगे, यहाँ रिपल्सन है, ये रिपल्सन है और यहाँ पर आपका रिपल्सन है। इस रिपल्सन की वजह से इसके स्ट्रक्चर्स कैसे हो जाते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन्स आपका यहाँ चला गया, एक F यहाँ, एक F आपका यहाँ, तो एक F आपका यहाँ। CF3 यानी कैसे इसकी स्ट्रक्चर्स क्या होगी, अभी चार कौन सी स्ट्रक्चर लिखूंगा मैं, पिरामिडल प्लेनर ये है। और वहां मैंने CF3 एक अलग ही एक्सेप्शन केस, एक्सेप्शनल केस है CF3, यानी मोस्टली जो कार्बन फ्री रेडिकल्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कार्बन पर हाइब्रेशन sp2 होगा, sp2 हाइब्रेशन होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी। बट एक ऐसा केस है जो CF3 का केस है, CF3 के C पर, CF3 के C पर हाइब्रेशन जो होगा आपका sp3 होगा, और sp3 पिरामिडल स्ट्रक्चर्स की वजह से लिखा मैंने, पिरामिडल स्ट्रक्चर हुई इसकी और sp3 हाइब्रेशन हुआ। आप sp3 हाइब्रेशन नहीं, आप जहां भी कहीं अगर कार्बन फ्री रेडिकल्स को आप स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे sp2 हाइब्रेशन चेक करोगे, sp2। बट एक केस है किसका, ये CF3 है ना, ट्राई फ्लोरो कार्बन फ्री रेडिकल आपका, ट्राई फ्लोरो कार्बन फ्री रेडिकल्स के केस में कार्बन पर जो हाइब्रेशन होगा क्या होगा, sp3 होगा। लेकिन sp3 पहले स्ट्रक्चर पिरामिडल बनी, उसके बाद हाइब्रेशन आपका sp3 हुआ, क्योंकि एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है कि हाइब्रेशन से स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से हाइब्रेशन से सब हम पता करते हैं। तो इस पर हाइब्रेशन जो आपका sp3 होगा और पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो पिरामिडल से, इसकी शेप जो पिरामिडल होगी। तो यहाँ एक बात याद रखनी बस, और बाकी नहीं, बाकी तो सारे जितने भी आपके कार्बन फ्री रेडिकल्स होंगे टोटल, ठीक है, जितने भी कार्बन फ्री रेडिकल्स होंगे वो क्या होंगे, सब sp2 हाइब्राइज्ड होंगे। लेकिन एक CF3 आपका sp3। तो कार्बोकैटायंस का 5 केस थे स्टेबिलिटी के, कार्ब एनाइंस के 4 केस थे,
और कार्बन फ्री रेडिकल के 3 केस बचे। 3 कौन कौन से हैं? लिखो। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, नहीं समझ रखा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल्स, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। नंबर फर्स्ट पे आपका होगा फिनाइल मिथाइल, फिनाइल मिथाइल कार्बन फ्री रेडिकल। और इलेक्ट्रॉन से आपका यहाँ पर पीएच का मतलब बेंजीन से हुई आपका नंबर 2 एलाइल कार्बन फ्री रेडिकल्स, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3 CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। उसके बाद एल्काइल कार्बन फ्री रेडिकल, केवल 3 केस हैं, 3 केस हैं कार्बन फ्री रेडिकल्स के। कार्बन फ्री रेडिकल के 3 केस हैं। पहला आपका फिनाइल मिथाइल कार्बन फ्री रेडिकल, दूसरा आपका एलाइल कार्बन फ्री रेडिकल, तीसरा आपका एल्काइल कार्बन फ्री रेडिकल्स। 3 केस हैं। और जो आपने स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन की स्टडी की ना, वही सेम इसकी रखनी है याद। यस सर। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाओ अपने आप, फिर जहां कहीं भी एक एक दो दो क्वेश्चंस ना लेकर आया करो, कम से कम 10-5 क्वेश्चंस तो एक दिन में। जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन स्टडी करो। सब हो गए थे तो फिर से लाने को कुछ था ही नहीं। अच्छा बस ठीक है फिर। तो इसका मतलब तो फिर ड्रूपल हाँ जी। अब डेली क्लास अटेंड कर, ठीक है। देखकर जैनब कह रही है कि जब जैसे पढ़ाया तो क्वेश्चंस लगाए तो सारे लग गए, लाने को कुछ प्रॉब्लम थी नहीं, तो इसका मतलब समझ आ रहा है सब कुछ। हाँ तो और सर आपके पीरियड में टाइम का पता भी नहीं लगता। हाँ वहाँ से कैसे होता है? टाइम शायद होगा, क्या आधा घंटा ही हुआ हो चुका है। 10 मिनट और करेंगे अभी। हाँ सर क्या था? अब क्यों याद आया? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग खुद देखो। मैं तो 3 घंटे लगातार क्लास ले सकता हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। ये बात आपको एक एक्सेप्शनल केस आपको याद रखेंगे। इल्मा याद रहेगी बात, ये CF3 का केस याद रखना अलग से, क्योंकि नहीं तो सभी का कार्बन फ्री रेडिकल वाइब्रेशन आपका क्या होगा, sp2 होगा। लेकिन CF3 का जो एक केस है उस पर आपका वाइब्रेशन sp3 होगा और स्ट्रक्चर्स के पिरामिडल होगी। नहीं तो सभी की स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर होगी और वाइब्रेशन आपका sp2 होगा। नोट करके लिखो फटाफट। नहीं मिटे नहीं रहा हूँ बिल्कुल भी, यहाँ से हटा रहा हूँ केवल यहाँ से। सर वो ना नहीं स्टेबिलिटी ऑफ सबस्टिट्यूटेड
फिनाइल मिथाइल कार्बन फ्री रेडिकल्स स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल मिथाइल कार्बन फ्री रेडिकल्स। सेम इल्मा वैसे याद रखना जैसे आपने याद रखा है कार्बोकैटायंस। स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायंस। अच्छा मुझे एक बात बता दो, टोलुइन की नेचर एसिडिक है या बेसिक? टोलुइन की नेचर एसिडिक है या बेसिक है? कैसे पता चला? नाम से ही पता चली। अच्छा टोलुइन नाम से ही पता चल गया कि एसिड होगी है। पता कैसे करेंगे बताओ? पता कैसे करेंगे? के साथ एक्शंस करा देंगे अगर होगी रिएक्शंस, है ना। देखो क्या कहते हैं सियान, यही तो बात समझनी कि सर आपने कंडीशंस बताई है और वो कंडीशंस ये कही कि अगर कोई कंपाउंड या आपकी टोलुइन है, इस समय यहाँ पर H जुड़े हुए हैं 3, इससे एक H+ आयंस निकाल रहा हूँ। H+ आयंस निकालने के बाद नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर ये एनायन रेजोनेंस शो करता है, अगर ये स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस है तो ये कंपाउंड एसिडिक होगा। मैं ये कह रहा हूं अगर इस कंपाउंड में कोई कंपाउंड है H+ आयंस दे रहा है, H+ आयंस देने के बाद एसिड एनायन बनाता है। अगर एसिड एनायन स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस है और रेजोनेंस शो करता है तो ये कंपाउंड एसिडिक होगा। अगर ये स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस ना होता तो एसिडिक ना हो। तो पहली कंडीशन H+ आयंस रिलीज करना, दूसरी कंडीशन H+ आयंस रिलीज करने के बाद जो एसिड एनायन बना उसमें रेजोनेंस शो करना चाहिए। अगर रेजोनेंस शो करता है तो तभी ये कंपाउंड आपका एसिडिक है। तो टोलुइन की अगर ये कंडीशंस अप्लाई करते हैं टोलुइन पर, टोलुइन इसको सेटिस्फाइड कर रही है इस कंडीशंस को, तो टोलुइन आपकी एसिडिक इन नेचर। तो स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल मिथाइल कार्बन फ्री रेडिकल्स पे क्वेश्चन पूछूंगा मैं आप लोगों से, कार्बोकैटायंस के रिस्पेक्ट में से तैयार करना होगा। इस पे मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। फिर इम्पोर्टेंट जो आपका एक टॉपिक रहेगा इसमें इम्पोर्टेंट लिखो उसे हम, क्योंकि कल उस हम टॉपिक को कराओगे, एक तरफा उसी टॉपिक को कराएंगे, क्योंकि एक लेक्चर में एक ही चीज रिकॉर्ड हो जाती है। कोई देखता है तो ऐसा लगता है हाँ यार एक सलीके से अगर 2 टॉपिक भी कराए तो सलीके से कराएंगे, कोई पढ़ेगा भी देख के समझ, है ना। तो दूसरा कल के लेक्चर में हमारा पूरा रहेगा ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हमारे रहेंगी सब्स्टिट्यूशन, एडिशन और एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन, एडिशन और एलिमिनेशन थोड़ा सा कल हम ज्यादा पढ़ेंगे लेक्चर हमारा, क्योंकि ज्यादा रखेंगे हम। इनको फिनिश करने के बाद ही क्लास छोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। मैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। रूपल कल आप पक्का, ठीक है।